जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी टेबल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, R37 प्रकार का समाधान का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है। तो बताइए भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा में जो है R37 का प्रकार का जो है समाधान प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा स्थल की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। कह रहा है, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है। तो प्रारंभिक गणतंत्र में भैया आपका शाक, लिच्छवी, मल्ल ये सभी के सभी जो है शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सुम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में अभिलेख दिया है और दूसरी तरफ आपका शासक दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, यही आपका सुम्मिलित नहीं है। अगर बात करें दोस्तों भीतरी की, तो यह स्कंदगुप्त से संबंधित है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो ठीक है दोस्तों, भीतरी आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। फिर कह रहा है, इन यात्रियों में से किसने विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो भैया इन तीनों के द्वारा जो है विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के द्वारा जो है किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनमें तीनों को दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। तो डिवाइन लाइफ के लेखक दोस्तों शिवानंद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष के द्वारा जो है लाइफ डिवाइन लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में अंतर है। ये आपकी डिवाइन लाइफ है, जबकि अरविंद घोष के द्वारा जो है लाइफ डिवाइन लिखी गई है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा, जबकि शिवानंद द्वारा डिवाइन लाइफ लिखी गई है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने जो है इंडिया डिवाइडेड लिखी है। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। शिवानंद डिवाइन लाइफ और अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो इनमें से आपको बताना है भैया, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सम्मिलित नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें, भीमराव अंबेडकर इस आंदोलन का विरोध करते हुए कहा था कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर खड़ा है। ये शब्द जो है भीमराव अंबेडकर जी के थे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है।
तो यह किस कानून में कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त घोषणा पत्र 1917 में ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेल्जली तृतीय मैसूर युद्ध। तो तृतीय मैसूर युद्ध दोस्तों लॉर्ड वेल्जली के समय में नहीं हुआ था, यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो यही आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बात करें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के आवेदन पत्र देने की नीति पर कहा था कि इस भीख मंगी से कुछ नहीं होने वाला है। तो तभी से जो है ये कहा जाने लगा कि भीख मांगने वाली संस्था कांग्रेस को जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदन जम्मू कश्मीर, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। जबकि चंदन आपका तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में जो है मिलता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रमानुसार सजाएं। तो पहला है बाघ प्रोजेक्ट, फिर है दूसरा हाथी परियोजना, तीसरा है मगरमच्छ परियोजना। तो आपको इनमें से बताना है कि सबसे पहले क्या कौन हुआ था। तो अगर बात करें दोस्तों बाघ प्रोजेक्ट की, तो ये आपका 1973 में हुआ है। और बात करें हाथी परियोजना की, तो ये आपका 1992 में हुआ है। और बात करें मगरमच्छ परियोजना की, तो ये आपका 1975 में हुआ है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आएगा बाघ प्रोजेक्ट, फिर इसके बाद आएगा तीसरा, फिर इसके बाद आएगा दूसरा। तो यहाँ से आप कूट के माध्यम से देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में पहला, तीसरा, दूसरा दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक निवास करती है। और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक निवास करने वाली जो है जनजाति है। और बात करें दोस्तों पंजाब और हरियाणा में राज्य में कोई भी जनजाति नहीं निवास करती है, साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल की जो है सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। अगर बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये 3 देशों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो भैया बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बात करें रोहतांग दर्रे में विश्व की सबसे ऊंची रोड सुरंग अटल सुरंग स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि जवाहर सुरंग या अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपकी रोहतांग दर्रे में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। तो पहला है सूची फर्स्ट में बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान का संबंध भैया आपका JRD टाटा से है। दूसरा है जन योजना। तो जन योजना का संबंध भैया MN राय से है। फिर है गांधीवादी योजना। तो गांधीवादी योजना का संबंध जयनारायण अग्रवाल से है, सी का दूसरे से। फिर है सर्वोदय योजना। तो ये आप सभी को पता होगा, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों बॉम्बे प्लान की, तो ये आपकी
1944 में हुई है। अगली योजना जन योजना की अगर बात करें तो ये आपकी 1945 में प्रारंभ की गई थी। और गांधीवादी योजना की अगर बात करें तो ये भी आपकी 1944 में प्रारंभ की गई थी। और सर्वोदय योजना की अगर बात करें तो सर्वोदय योजना 1950 में जो है प्रारंभ की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो अगर कूट के माध्यम से देखेंगे तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को तीसरे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया था। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैगफ्लेशन स्थित है, तो ये भैया आपकी गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो है स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों स्टैगफ्लेशन की, तो जो है जब एक ही साथ तेजी और मंदी अथवा बेरोजगारी की स्थिति होती है तो वहाँ पर स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी, तो ये आपकी नवंबर 2004 में जो है स्टार्ट की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा चलाई गई थी और यह योजना नरेगा एक्ट के तहत भी चलाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी, तो ये भैया आपका सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, तो भैया चारों में से आप बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के जो है पहले अराजनैतिक राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों अब्दुल कलाम की, तो अब्दुल कलाम को NDA द्वारा जो है राष्ट्रपति बनाया गया था, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक जो बहुत पूछी जाती है, विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कई एग्जामों में पूछी हुई ये पुस्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, तो अनुच्छेद 27 द्वारा जो है दी गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है, तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु कोई सीमा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी बनने की बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष बनने की होती है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 24 नंबर का है। कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्त मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, तो ये भैया आपका किनारों की स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें जब कोई लोलक
दोलन करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है अंतः परिवर्तित होती रहती हैं। आपका ये कोई लोलक होता है और ये जो है आपका ऐसे ऐसे घूमता है, तो इन किनारों पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अत्यधिक अधिक होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है और संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कार्बोहाइड्रेट अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में रेडियो समस्थानिक दिए हैं और दूसरी तरफ इलाज दिया है, यानी कि किस इलाज के लिए कौन से रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला कह रहा है आर्सेनिक 74, तो आर्सेनिक 74 का जो है ट्यूमर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक का तीसरे से। फिर कह रहा है कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला कह रहा है आयोडीन 131, तो आयोडीन 131 में जो है थायराइड ग्रंथ की सक्रियता के लिए इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है सोडियम 24, तो सोडियम 24 का जो है रक्त व्यक्ति क्रम में किया जाता है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भैया यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से और सी को पहले से तथा डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, तो अशुद्ध रक्त हृदय में जो है दाहिने अलिंद से आता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों रक्त की, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, ये सारे के सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और यह क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपके दोस्तों हिंदी के भाग स्टार्ट हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कार्योमिक शब्द में कौन सा संधि विग्रह ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काव्यधन उर्मी, यही इसका जो है सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है, हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति कैसे शब्द हैं? तो ये आपके सारे के सारे वायु के समानार्थी शब्द हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ है जानबूझकर दुख देना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके रचनाकार का सही नाम चिन्हित कीजिए। तो रचना कह रहा है, एक थाल मोती से भरा है, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो यह पंक्तियां जो है खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो आप सभी को पता होगा कि राम बोला जो है तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो यह जो है भैया आपका रिंकी केज के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया है? तो कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, ये वायुसेना अभ्यास कोप इंडिया का जो है छठा संस्करण था, जो कलई कुंडा, पानागढ़ और आगरा वायुसेना स्टेशनों के बीच में संपन्न हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका भैया तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन जो है बन गया है। अगर बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन से सर्वप्रथम ट्रेन जर्मनी के द्वारा दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विन्यासे के द्वारा जो है ग्रैमी अवार्ड जीता गया है सबसे अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों विन्यासे ने इसमें कितने जो है अवार्ड जीते हैं, तो इसमें 32 अवार्ड जो है ग्रैमी के द्वारा जीते गए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 56 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। और अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में नए लिथियम भंडार की खोज की गई है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। और बात बता दें सर्वाधिक लिथियम उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो ये आपकी भैया न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसका पुराना नाम जो है ट्रेन 18 था, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी को जो है नामित किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें जो है 8वीं रैंक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें इस सूची में लाहौर सबसे दूषित शहर रहा है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो बताइए भैया चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस नायपाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी से है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कुचिपुड़ी, तो यह जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि 64 नंबर का होगा। कह रहा है निम्न में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो सत्यजीत राय के द्वारा जो है फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें अधिकतम 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यह खेल अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था और नया नाम इसका म्यांमार है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, टाका, तो टाका जो है आपका बांग्लादेश की मुद्रा है, जबकि रुपया भारत पाकिस्तान की मुद्रा है। और डॉलर की बात करें तो डॉलर आप सभी को पता होगा कि अमेरिका की मुद्रा है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है अलग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रैबिट, यही आपका जो है गलत दिया हुआ है, मतलब इन चारों में से संबंधित नहीं है। अगर बात करें दोस्तों रैबिट की, तो यह आपका एक प्रकार का वायरस है, जबकि पांडा ग्लोबल, आवास्टर, कैपी स्कर्वी, ये तीनों के तीनों आपके एंटीवायरस हैं, जबकि रैबिट आपका केवल वायरस है, इसलिए यह जो है इन चारों समूहों से अलग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो ये आपका भैया ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण के लिए संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया है, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मोगियापत्तनम किस राष्ट्र में स्थित है? तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।